बहुत बहुत स्वागत है ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया सीरीज के एक और लेक्चर में। आज हम कवर अप करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बहुत घातक माने जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेशन। ठिकाने लगा देंगे पूरा AS 21 से लेकर AS 29 सारा का सारा खत्म कर देंगे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में कॉन्सेप्चुअली। आगे बढ़ने से पहले 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, लगभग 5000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस सीरीज को। सब्सक्राइब किया है केवल 150 स्टूडेंट्स ने। बच्चा पार्टी, क्या आप नहीं चाहते आपके टीचर भी मोटिवेटेड रहें, उनको पता लगे कि उनके बच्चे उनके साथ हैं? जरूर सब्सक्राइब करो। इस PDF को बनाने में कई कई दिन लग जाते हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सारा कवर अप करेंगे। जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऊपर आई बटन में चले जाओ, बहुत सारा फायदा है वहां पे। प्रीवियस AS वहां पे है, AS इन 1 मिनट वहां पे है, स्ट्रेटेजी वहां पे है, सब कुछ वहां पे मिलेगा आपको। और अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस AS के भी और मॉड्यूल 3 के भी, कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ माइक्रो सेकेंड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। ये आपको स्टेप्स में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म करना है। इसका कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना, इन स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल, हाथी से हाथी क्वेश्चन उठा लेना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लो कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने शेयर हैं। वो कैसे निकलेगा? होल्डिंग के पास जितने शेयर हैं डिवाइडेड बाय सब्सिडरी ने टोटल जितने शेयर इशू कर रखे हैं इनटू 100। स्टेप नंबर 2, डिविडेंड का ट्रीटमेंट। डिविडेंड कौन सा? जो सब्सिडरी कंपनी पे करती है होल्डिंग कंपनी को। वो दो प्रकार का हो सकता है। अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड पे किया है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व में से, तो सब्सिडरी के यहां एंट्री होगी P&L टू बैंक और होल्डिंग के यहां एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बट अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड पे किया है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व में से, तो सब्सिडरी के यहां एंट्री होगी P&L टू बैंक सेम, बट होल्डिंग के यहां एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कई बार क्या होता है, गलती से होल्डिंग कंपनी, ये फेवरेट एडजस्टमेंट है एग्जामिनर की, बैंक टू इन्वेस्टमेंट की बजाय होल्डिंग कंपनी ने ये एंट्री कर डाली बैंक टू P&L। तो क्वेश्चन आपसे कहता है अब आप ठीक करके दिखाओ, तो करेक्शन एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टेप नंबर 3, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कर लो। गुडविल दिखाई जाती है कहां? बैलेंस शीट में, इंटेंजिबल एसेट्स में, और कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके लिए एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करो। अगर A ज्यादा है B से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यूज कहां से मिलेंगी? देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको गिवन होगी, बस एक चीज का ध्यान रखना, एज रिड्यूस्ड बाय करेक्शन इन स्टेप 2। अगर पीछे अभी जो मैंने आपको बताया गलती हो गई थी होल्डिंग से और आपने करेक्ट किया है, तो फिर आप उतना अमाउंट माइनस कर देना इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करना। और इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, बिल्कुल सिंपल, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ प्रॉफिट और सब्सिडरी के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का टोटल मार लो, मल्टीप्लाई कर दो होल्डिंग के पास जितने परसेंट शेयर है सब्सिडरी के, जो स्टेप 1 पे आपने निकाले थे। काम खत्म, काम खत्म। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम करेंगे रिजर्व्स को प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक है सर जी। इसके बाद प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 4, सब्सिडरी के एसेट्स की वैल्यू निकालो। कब? कंसोलिडेशन की डेट पर। वो कैसे आएगी? रिवैल्यूएशन पे जो फिगर थी उसमें से रिवैल्यूएशन की डेट से लेकर कंसोलिडेशन की डेट तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो नई वैल्यू पर। नई वैल्यू पर मान लीजिए 1 जुलाई को रिवैल्यूएशन हुआ और 31 मार्च को आप वैल्यू निकाल रहे हो कि सब्सिडरी के एसेट्स की क्या वैल्यू, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, और जो वैल्यू निकल के आएगी यही वैल्यू है सब्सिडरी के एसेट्स की, जिसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग के एसेट्स में ऐड करके लिखा जाएगा। सर अगर किसी एसेट का रिवैल्यूएशन ही ना हुआ हो तो फिर कुछ नहीं करना आपको, फिर सिंपल डेप्रिसिएशन नॉर्मल वैल्यू से माइनस होगा, रिवैल्यूड फिगर को इग्नोर करो। स्टेप नंबर 5 पे रिवैल्यूएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन आया है उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी से माइनस कर दो। देखो रिवैल्यूएशन पे क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है और बढ़ी हुई वैल्यू पे फिर डिप्रिसिएशन लगता है तो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन निकल के आता है। तो जितनी वैल्यू बढ़ गई है उस पे जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है वो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से आपको माइनस करना है स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 6 पे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो सब्सिडरी कंपनी के हैं उनका होगा प्रॉपर ट्रीटमेंट।
उसमें जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाएगा, और उसमें जो बचा हुआ माइनॉरिटी का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से दिखाया जाएगा। स्टेप नंबर 7, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन कर लो। ये कैसे आएगा? सिंपल, इंट्रिंसिक वैल्यू की तरह बिल्कुल। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और एक चीज और, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड कर लेना और मल्टीप्लाई कर देना जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है। माइनॉरिटी के पास कितने परसेंट शेयर होते हैं? जितने परसेंट होल्डिंग के पास नहीं है। मान लीजिए स्टेप नंबर 1 पे होल्डिंग के पास आए 80% शेयर, तो माइनॉरिटी के कितने हुए? 20% शेयर। और आखिरी स्टेप पे बैलेंस शीट कैसे बनाओगे पेपर में? ठिकाने लगा दिया पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 स्टेप में, बैलेंस शीट भी बनवा दिया, और बताओ क्या चाहिए? ये स्टेप फॉलो करो, खुश रहो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड, शेयर कैपिटल में आती है केवल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल, ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस उठा लो, प्लस अगर स्टेप नंबर 3 पे कैपिटल रिजर्व आया था, गुडविल नहीं थी, तो वो कैपिटल रिजर्व ऐड कर दो, प्लस स्टेप 5 इंटू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 की करेक्शन, काम खत्म। माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप नंबर 7 पे निकाला अभी, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज है तो कर दो, अदरवाइज सिंपल आता है वो तो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, होल्डिंग वालों में स्टेप नंबर 4 ऐड कर दो, जो रिवैल्यूएशन के बाद सब्सिडरी के एसेट्स की वैल्यू आपने निकाली थी। अगर कोई सब्सिडरी का एसेट ऐसा है जो नॉन रिवैल्यूएबल है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स जो भी क्वेश्चन ने दे रखे थे वो, और गुडविल जो आपने निकाली है स्टेप नंबर 3 पे, वो इसमें ऐड कर दो। होल्डिंग के इंटेंजिबल एसेट प्लस सब्सिडरी के इंटेंजिबल एसेट प्लस जो गुडविल अगर आई है स्टेप 3 पे, अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है, गुडविल है, तो वो यहां ऐड हो जाएगी, खत्म। करंट एसेट तो एज इट इज आ जाएंगे, कोई हल्का फुल्का चेंज है तो कर दो, खत्म। कंसोलिडेशन 6 मिनट में कंसोलिडेशन खत्म। किसी भी क्वेश्चन पे लगा लो ये स्टेप्स, नाम बदल दूंगा अगर हल्की सी भी आपकी कमी निकल जाए बैलेंस शीट के अंदर तो। सर अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे चलो। AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग सिखाता है, फॉरेन टैक्सेस भी एप्लीकेबल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे AS 22 एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंपली आपको ध्यान रखना है, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट है, 2 P&L बनते हैं, एक तो जो हमारा आप 11-12 से सीखते आ रहे हैं वो, और एक इनकम टैक्स वाले अपना P&L अलग बनाते हैं, वो अपने कुछ डिडक्शंस अलाउ करते हैं, कुछ डिसअलाउ करते हैं, तो हमारे वाले अकाउंट्स वाले P&L में थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं वो। तो इनकम टैक्स के प्रॉफिट अगर ज्यादा आ रहा है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा? करंट टैक्स भी ज्यादा आएगा टैक्स एक्सपेंस से। करंट टैक्स यानी इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट पे जो टैक्स लग रहा है, टैक्स एक्सपेंस यानी अकाउंट्स वाले प्रॉफिट पे जो टैक्स लग रहा है। और ऐसे केस में बच्चों DTA डेफर्ड टैक्स एसेट पैदा होता है, जिसकी एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और याद रखना DTA को रिकॉर्ड करने से पहले चीज चेक कर लेना, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए और उसका एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है सर जी। नेक्स्ट केस, इनकम टैक्स प्रॉफिट कम है, अकाउंट्स प्रॉफिट ज्यादा है, यानी करंट टैक्स कम आएगा इनकम टैक्स के हिसाब से और टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आएगा अकाउंट्स वाले के हिसाब से, तो DTL क्रिएट होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसकी एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से DTA DTL आते हैं, परमानेंट डिफरेंस की वजह से ना DTA आता है ना DTL। और डेफर्ड टैक्स एसेट को बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट की हेडिंग में दिखाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी में। DTA और DTL को कभी भी प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके नहीं लाया जाता, और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट AS 22 के हिसाब से इन्हें रीड कर लेना। DTA और DTL को आपस में सेट ऑफ भी किया जा सकता है अगर वो सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड है। और आखिरी पॉइंट, टैक्स हॉलिडे, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज भी हुई है और रिवर्स भी हो गई है TH पीरियड यानी टैक्स हॉलिडे पीरियड के दौरान, तो कोई रिकॉग्निशन नहीं करना, इग्नोर। पर अगर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई है टैक्स हॉलिडे पीरियड में और रिवर्स हुई है उसके बाद, तो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को उस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ था। टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग फर्स्ट और रिवर्स फर्स्ट, जो पहले अराइज हुआ है वो पहले रिवर्स होगा, काम खत्म। AS 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। AS 23 क्या है? अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से लेकर 50% तक शेयर्स हैं, 20 से लेकर 50 के बीच, एग्जैक्ट 20 एग्जैक्ट 50 हो तब भी चलेगा, तो वो कंपनी बनेगी आपकी एसोसिएट। और जब उस कंपनी के डाटा को अपनी कंपनी के साथ कंसोलिडेट करोगे आप, तब लगेगा AS 23। और AS 23 कहता है कि कंसोलिडेशन करते वक्त कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कॉस्ट प्राइस पे दिखा करके चलोगे इस इन्वेस्टमेंट को, सामने वाली कंपनी के जो शेयर्स ये आपने खरीदे हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसे आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे बैलेंस शीट में। कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व अगर निकल के आया है तो सेपरेटली डिस्क्लोज करो। कैसे आएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व? वही जो कंसोलिडेशन में AS 21 में सिखाया था अभी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपैरिजन कर लेना।
अगर कोई डिविडेंड आया है एसोसिएट कंपनी से तो करंट एसेट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे किस अमाउंट से, जो एसोसिएट के प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिल रहा है, जो एसोसिएट के प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिल रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी थी, सामने वाली कंपनी प्रॉफिट मिल गया, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो। Any subsequent change in share in net asset is adjusted in cost of investment and goodwill capital reserve. ये तो समझ आ गया पढ़ते ही। Consolidated P&L shows investor share in the result of operations of invest। ये थ्योरी पॉइंट है, इसका कुछ नहीं करना। और इक्विटी मेथड ये आपका होमवर्क है, आप इसे फटाफट से रीड कर लेना। एक बार मैं करवाई देता हूं, छोड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, AS 23 में कंसोलिडेशन करने के लिए जो आपकी एसोसिएट कंपनी है, जब उसके डाटा को अपनी कंपनी के साथ कंसोलिडेट करोगे तो इक्विटी मेथड है जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली बात वो बताता है कि जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं सामने वाली कंपनी के, उसमें इन्वेस्टिंग कंपनी यानी आपका जो हिस्सा है उसे शेयर इन नेट एसेट में ऐड कर देंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल कैपिटलिज्म निकालते वक्त। ये शेयर इन नेट एसेट वही है जो AS 21 में इंट्रिंसिक वैल्यू हम कहते हैं, गुडविल कैपिटलिज्म निकालते वक्त उसी को AS 23 में शेयर इन नेट एसेट कह देते हैं। फर्क इतना ही है, अगर 50% से ज्यादा शेयर है तो AS 21 और अगर 20 से 50 शेयर है तो AS 23, बाकी नामों का फर्क है और कुछ नहीं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स का क्या करना है, आपने जिस कंपनी के 20 से 50% शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी के जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हैं उसमें जो आपका हिस्सा है उसे इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू में ऐड कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, अगर हमने सामने वाली कंपनी के 20 से 50% शेयर खरीद रखे हैं और उस कंपनी से हमें कुछ डिविडेंड मिला है, चाहे वो प्री एक्विजिशन से मिला हो चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन से मिला हो, हम उसे कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस करके चलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। काम खत्म, काम खत्म। AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, एडजस्ट करेंगे बच्चों। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, बिजनेस की एक सेपरेट मेजर लाइन जिसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंटिंग अलग से हो सके, प्लस उसे बेचने का प्लान बनाया जा चुका है, या तो एक साथ एंटायरली या धीरे धीरे बेचने का प्लान बनाया जा चुका है, या बिजनेस को अबेंडन बंद करने का प्लान बनाया है, बेचने का प्लान नहीं बनाया है। ठीक है जी, तीनों में से कोई भी तीनों शर्तें पूरी होंगी जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों, तो ये बन जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या अगर बिजनेस में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाता है तो गोइंग कंसर्न एबिलिटी हर्ट होती है? नहीं। AS 24 कब ट्रिगर होता है, जब किसी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को बंद करने का प्लान भी बना दिया है आपने, प्लान को अनाउंस भी कर दिया है और एग्रीमेंट एंटर कर लिया है आपने उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के एसेट्स को बेचने के लिए, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है AS 24 के हिसाब से, ये आप रीड कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और डिस्क्लोजर जो भी है वो सेपरेट होने चाहिए हर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए, और डिस्क्लोजर्स को अगर बीच बीच में अपडेट करने की जरूरत है तो आप लगातार अपडेट भी करके चलेंगे। AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और नोट्स टू अकाउंट्स, इनको कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर इन्हें 12 महीने से कम पीरियड के लिए बनाया जाता है तो कहलाती है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, कंप्लीट और कंडेंस्ड। कंप्लीट का मतलब एक एक फिगर डाली गई है, कंडेंस्ड का मतलब पिछली वाली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट से बस अपडेटेड डाटा डाला गया है, जिसमें चेंजेस हैं जिन फिगर्स में बस उनको डाला गया है। शॉर्टर फर्स्ट ईयर इज नॉट इंटरिम पीरियड। अगर बिजनेस का पहला साल है, मान लीजिए नवंबर में कोई कंपनी क्रिएट हुई है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो तो 5 महीनों का ही डाटा बनाएगी। क्या उसे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलेंगे? नहीं, क्योंकि उसके पास बचे हुए 7 महीने थे ही नहीं, वो मजबूर है 5 महीनों का डाटा बनाने के लिए। जो कंपनी जानबूझकर 12 महीने से कम पीरियड का डाटा बनाती है उसे कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये कोई मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको फॉलो करना ही करना है, बट अगर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप बना रहे हो तो फिर RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर वही लगेंगे जो AS 25 में लिखे हुए हैं। AS 25 कहता है आना तुम्हारी मर्जी से, और एक बार आ गए तो फिर चलेगी मेरी। लड़के ने कह दिया लड़के से शादी करनी है तुम्हारी मर्जी, पर अगर एक बार कर ली तो फिर चलेगी मेरी। क्लॉज 33 और क्लॉज 41 है लिस्टिंग एग्रीमेंट के। वो ये कहते हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रही है, कोई लिस्टेड कंपनी, तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर क्लॉज 33 और क्लॉज 41 में जो लिखे हुए हैं वो लगेंगे, और रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स AS 25 वाले लगेंगे। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए जो टैक्स रेट है वो होता है वेटेड एवरेज रेट यूज। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी प्रोविजन बनाए जाते हैं, मैटेरियलिटी का ध्यान रखा जाता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, और इनकम एक्सपेंस को डेफर नहीं किया जा सकता।
अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने AS 20 के हिसाब से बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS को शो किया है, तो AS 25 कहता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी फिर आपको AS 20 के हिसाब से ही बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS को कैलकुलेट करके P&L के फेस पर शो करना पड़ेगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन से पीरियड के लिए बनानी पड़ती हैं? बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो एज एट लास्ट डेट ऑफ करंट इंटरिम पीरियड प्लस लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो भी आपको साथ में प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर आप करंट इंटरिम पीरियड का SPL यानी P&L बना रहे हो तो ईयर टू डेट और सेम पीरियड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का भी SPL आपको साथ में शो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में इंटरिम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो सेम पीरियड पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी आपको साथ में प्रिपेयर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। AS 25 कहता है माननी पड़ेगी ये बात। और पहली बार आपने AS 25 के हिसाब से कोई प्रेजेंटेशन करी है तो फिर प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर का डाटा अवेलेबल ही नहीं होगा। AS 26 इंटेंजिबल एसेट, क्या होता है इंटेंजिबल एसेट? कोई भी आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस जिसे यूज, रेंट या एडमिन पर्पस के लिए रखा गया हो। इंटेंजिबल एसेट दो तरीके से आपके पास आ सकता है, या तो आपने उसे खरीदा हो या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हो, खुद बनाया हो। अगर खरीदा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होगी बेसिक परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और इस कॉस्ट प्राइस को इंटेंजिबल एसेट की लाइफ में डिवाइड कर देते हैं। इसी को अमोर्टाइज कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। सेल्फ कंस्ट्रक्ट का जो इंटेंजिबल एसेट है उसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट करने में दो फेज लगते हैं, पहले रिसर्च और फिर डेवलपमेंट। रिसर्च फेज का सारा खर्चा P&L में जाएगा और डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा अगर तीन शर्तें पूरी हो रही हैं तो। एंटरप्राइज इज इंटेंडेड टू फिनिश प्लस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली प्लस टेक्निकल फिजिबिलिटी है। अगर शर्त टूटी तो फिर डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी कैपिटलाइज नहीं होगा, P&L में जाएगा। अगर किसी इंटेंजिबल एसेट पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, बाद में कोई खर्चा किया है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है तो कैपिटलाइज, नहीं बढ़ी है तो P&L में ट्रांसफर। लाइफ कितनी होती है इंटेंजिबल एसेट की? क्वेश्चन ने दे रखी है तो ठीक, नहीं तो आप 10 साल अज्यूम करके चलेंगे। कोई भी इंटेंजिबल एसेट को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ तुरंत P&L में, SPL में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके चलेंगे। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट रिटायर कर दिया है तो उसे कैरिंग अमाउंट पे लिख करके चलेंगे और हर बैलेंस शीट डेट पर उसको चेक करते रहेंगे कि कहीं इसकी इंपेयरमेंट तो नहीं होगी, AS 28 तो नहीं लग जाएगा। नेक्स्ट इज AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। क्या होता है जॉइंट वेंचर? एक कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है, एग्रीमेंट भी होता है और सबका कॉमन और जॉइंट कंट्रोल होता है। सर कॉमन और जॉइंट कंट्रोल का क्या मतलब है? सबकी बराबर चलेगी, किसने कितना पैसा लगाया हुआ है, किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम में ज्यादा, इस बात से मतलब नहीं है, वोट सबकी बराबर है, इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। ये जब पांचों शर्तें पूरी हो जाती है। जॉइंट वेंचर कैन बी एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट वेंचर कंपनी भी बना सकते हो आप, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जॉइंट वेंचर को बनाया जा सकता है। AS 27 कब लगेगा? बुक्स ऑफ वेंचर ऑन कंसोलिडेशन विद जॉइंट वेंचर। A और B दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया C, तो जब A C का डाटा अपने A के डाटा के साथ मर्ज करेगा, जब B C का डाटा अपने B के डाटा के साथ मर्ज करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो उस कंसोलिडेशन को कौन सिखाता है? AS 27। सर हमें कंफ्यूजन हो गई, 21, 23, 27, 13 कब लगेंगे? सारी कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं तो वो कंपनी हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी, फिर आप अपनी लोन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाओगे AS 13 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेशन होगा AS 21 के हिसाब से। अगर आपने किसी कंपनी के 20% से लेकर 50% तक शेयर खरीद रखे हैं तो सामने वाली कंपनी कहलाएगी आपकी एसोसिएट, फिर आप अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाओगे AS 13 और कंसोलिडेशन होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के हिसाब से। अगर 20% से कम शेयर आपने किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं तो ये जनरल इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाओगे AS 13 और कंसोलिडेशन के लिए भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। अगर जॉइंट कंट्रोल है, कॉन्ट्रैक्ट है, परसेंटेज किसने कितनी कैपिटल लगा रखी है, किसका कितना प्रॉफिट रेशियो है, उससे मतलब नहीं है, जॉइंट कंट्रोल सबकी बराबर चलेगी। तो यानी A और B ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया और जॉइंट कंट्रोल है C के ऊपर, यानी A और B ने मिलकर बना लिया C एक जॉइंट वेंचर, तो फिर A और B की अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगेगा AS 10 या AS 13, और जब A कंसोलिडेट करेगा C का डाटा अपने साथ और B कंसोलिडेट करेगा C का डाटा अपने साथ तो AS 27 लगेगा। सर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में AS 10 कब लगेगा? JCA जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट का केस होगा तब, और अगर जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज का केस है तो लगेगा AS 13।
जॉइंट वेंचर 3 प्रकार के हो सकते हैं, थ्योरी पार्ट है, रीड कर लेना, होमवर्क है आपका, बिल्कुल थ्योरी पार्ट है, प्रॉपर थ्योरी पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या सिखाता है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, 3 चीजों का, प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट। क्या होता है प्रोविजन? एक एस्टिमेटेड लायबिलिटी, पैसा चुकाना तो पड़ेगा पर अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता, एस्टिमेट करते हैं। कब रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन को? जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट प्लस प्रोबेबल आउटफ्लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्लस रिलायबल एस्टिमेट। अगर तीनों में से एक भी शर्त टूटती है तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है। यानी ये देखो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब लिखा हुआ है, एनी कंडीशन ऑफ प्रोविजन ब्रोकन, तो बन गई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को क्या करते हैं? बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज करते हैं। और अगर चांसेस ऑफ आउटफ्लो रिमोट है तो डिस्क्लोज भी मत करो। रिमोट का मतलब 10% से कम, 10 से लेकर 50% चांसेस है तो पॉसिबल चांसेस, और 50% से ऊपर को कहते हैं प्रोबेबल चांसेस। उसके बाद कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है? एक पॉसिबल एसेट पास्ट इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट में क्या रहेगा। क्या मतलब हुआ सर इसका? फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के ऊपर केस डाल दिया, अब ये फ्यूचर में होने वाले एक इवेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर आप केस जीतते हो तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा एसेट है जो फ्यूचर डिपेंडेंट है, जो फ्यूचर के इवेंट पर डिपेंडेंट है। अगर ऑकरेंस हुआ, केस जीते तो पैसा मिलेगा, अगर नॉन ऑकरेंस हुआ, केस नहीं जीते तो पैसा नहीं मिलेगा। ना ही इसको कहीं रिकॉर्ड करते हैं, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, केवल रिपोर्टिंग, केवल अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है। प्रोविजन को मेजर करते चलते हैं हर बैलेंस शीट डेट पर, अपनी बेस्ट एस्टिमेट पर, और अगर लगता है कि अब आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है तो क्या करोगे? प्रोविजन को रिवर्स कर दोगे। नोट नंबर 1, AS 29 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे AS 29 नहीं लगता। प्रोविजन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज क्रिएटेड। प्रोविजन को केवल उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है। इसके बाद जो आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है उसका हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करोगे, और अगर लग रहा है कि चांसेस प्रोबेबल हो गए हैं, अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के चांसेस 50% से ज्यादा हैं कि अब पे करना पड़ेगा, तो फिर भाई उसे प्रोविजन की कैटेगरी में ले जाओ। कॉन्टिंजेंट एसेट को हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करो, और अगर आपको लग रहा है कि वर्चुअल सर्टेनिटी आ गई है तो फिर उस समय आप उस कॉन्टिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड कर दो और उससे रिलेटेड इनकम को भी। अनरस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस। रीस्ट्रक्चरिंग के केस में भी प्रोविजन बनाया जाता है, और अगर सेल ऑफ ऑपरेशन है तो प्रोविजन उस दिन बनाएंगे जिस दिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंट्री की गई है। AS 29 भी हो गया समाप्त। AS 21 से लेकर 29 सारे के सारे खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहूंगा जो अगली वीडियो आने वाली है AS 15, 20 और 28 के ऊपर, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको चाहिए अगले आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, उस प्रकार की सीरीज भी हम लेकर के आएंगे। अभी एग्जाम तक काफी दिन बाकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।